बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सिटी सेंटर मॉल में जोरदार हंगामा हुआ है। राहुल गांधी के पहुंचने पर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हंगामा किया गया है। प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी फूले फिल्म देख रहे हैं और बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें राहुल गांधी के साथ फिल्म नहीं देखने दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके पास फिल्म का टिकट भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन मॉल के अंदर जाने नहीं दे रहा। उनका यह भी कहना है कि उन्हें भी राहुल गांधी के साथ फिल्म देखना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बाहर रोक दिया है और इसी वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सिटी सेंटर मॉल की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। इनका कहना है कि राहुल गांधी के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें बाहर ही रोक रखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि उनके पास फिल्म की टिकट भी है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अंदर जाने नहीं दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। मॉल के अंदर की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और इन सभी का ये आरोप है कि राहुल गांधी के साथ इन्हें फिल्म देखने प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले दरभंगा में रोक के बावजूद राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास में लोगों से संवाद किया। हालांकि अफरा तफरी के बीच राहुल गांधी ने सिर्फ 5 मिनट में ही लोगों को संबोधित किया और फिर वापस वो पटना के लिए रवाना हो गए। दरअसल राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया था और जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे तो भी उनके सामने अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन उन्हें अंबेडकर छात्रावास ले गए। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की कार के सामने जबरदस्त हंगामा भी हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी पैदल ही कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस पर उन्हें रोकने की साजिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि समर्थकों की ताकत की वजह से पुलिस उन्हें नहीं रोक पाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास जाना चाह रहे थे और उसी वक्त उनकी गाड़ी को रोक दिया गया प्रशासन की तरफ से, तो खुद वो पैदल ही उतरकर वहां जाने लगे। रोक के बावजूद वो हॉस्टल पहुंचे, वहां उन्होंने कार्यक्रम भी किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की टीम राहुल गांधी को रोकती हुई नजर आ रही है। कि पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित। देखिए, राहुल गांधी की जबरन अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ कह रहे हैं। So on the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out
and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने अपने की ऑब्जेक्टिव जो हमें चाहिए था वो हमने पूरा किया है, और इसके साथ ही उन्होंने ट्रेड को लेकर भी बातें कही हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और बात आपको राहुल गांधी की बताते हैं। राहुल गांधी की जबरन अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सांसद संजय झा, उन्होंने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि हॉस्टल में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होता है और बिहार में चुनाव नजदीक है तो राहुल गांधी राजनीति करने आए हैं। इसलिए छात्रावास में तो कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता नहीं। आपने देखा है क्या कभी छात्रावास में मीटिंग होते हुए? इसलिए नहीं दिया होगा प्रशासन ने, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेट चॉइस मांगा, प्रशासन ने, उन्होंने ऑल्टरनेट चॉइस दिया और वो परमिशन दे दिया गया। कहिएगा तो मैं कॉपी मैंने कहा भेजिए हम लोगों को भी, उनको टाउन क्लब में दे दिया, टाउन हॉल में दे दिया है दरभंगा में, आप मीटिंग कर सकते हैं, उनको परमिशन है। अब वो राजनीति करने के लिए आए हैं, बिहार में चुनाव है और उसके अलावा तो बिहार से कोई मतलब नहीं उनको। देखिए, राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी सरकारी भवन और किसी हॉस्टल में कैसे राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। कांग्रेस ने 65 साल दलितों का अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं राहुल गांधी। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए। ये कांग्रेसी और राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस ने 65 साल तक इस देश पर एक छत्र राज किया। राहुल गांधी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब दे कि 65 साल में कांग्रेसियों ने दलित समाज के लिए क्या किया, कि आज उनका हाल पूछने के लिए आना पड़ता है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी लोग आएंगे और जाएंगे, इस पर कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी तिरंगा यात्रा निकाल सकता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। चुनाव का समय है तो सभी पार्टी के लोग आएंगे जाएंगे, इसमें क्या नोटिस करना है कि कौन लोग आए कौन लोग गए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दरभंगा में बात नहीं किया गया दरभंगा प्रशासन के जरिए। अब उसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है। जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो तो कैसे जवाब। पटना जेडीयू प्रदेश कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में पार्टी के बड़े नेता आज शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा शामिल हुए। बैठक में श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास के काम पर परिचर्चा की गई। साथ ही 2025 में किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, इसकी भी चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प है, न था, न आगे कोई है। तो चाहे कुछ भी लोग बोल लें, कुछ भी कर लें, ये बिहार की जनता के, इनके जनता के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी का लगता है। इनके लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक
हर उत्थान के लिए, परिवार खुशहाल कैसे हो, वो दिन रात काम करते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। एस सिद्धार्थ ने बताया कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है वैसे शिक्षक इसी महीने स्कूल ज्वाइन करेंगे। 20 मई तक स्कूल के आवंटन की जानकारी मिलेगी और स्कूल के आवंटन के तुरंत बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। 20 मई से पहले दूरी के आधार पर महिला शिक्षक का भी ट्रांसफर होगा। कुल 11,500 महिला शिक्षक का ट्रांसफर होगा और पटना जिले को छोड़कर सभी जिलों में स्कूल का आवंटन होगा। एसीएस ने यह भी कहा कि टीआरई 3 के शिक्षकों की फेज वाइज ट्रेनिंग होगी। गर्मी छुट्टी में किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। एसीएस ने डीईओ, डीपीओ और बीईओ को चेतावनी देते हुए कहा है कि काम के बदले पैसे की मांग करने वाले अधिकारी और कर्मी नपेंगे। एस सिद्धार्थ से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक तरफ जहां टीआरई 3 की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक इंतजार में हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है कि जो टीआरई 3 की पोस्टिंग की बारी थी वो तो अब टारगेट आपने पूरा कर दिया, आज से अब टीचर जो हैं स्कूलों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब जो बाकी टारगेट है आपका वो कब पूरा होगा? देखिए, हम लोग का था कि जो टीआरई 3 हैं ये वो टीचर हैं जो परीक्षा लेके बड़े लंबे अरसे से ये इंतज़ार में थे अपने पोस्टिंग का। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सिस्टम से बाहर थे। इसको कहते हैं ना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो सिस्टम है उससे बाहर थे, और सबसे पहले इनको लाना था कि भाई आप आके अपने स्कूल्स ज्वाइन करें। और आज से ये लोग ज्वाइनिंग दे दिए हैं। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह सबको पढ़ाएँ जी। तो जब वो योगदान दे देंगे और उसके बाद वो उस स्थानों पर योगदान दे रहे हैं जहाँ टीचरों की कमी है, तो अब हमारी जो नेट वैकेंसी है उतना वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जहाँ मतलब जो प्राइमा फेसी जो तस्वीरें हैं कि खाली जगह पर पोस्टिंग करना आसान होता है, लेकिन भरे हुए जगह पर जो है तो एक बड़ी चुनौती हो गया। हाँ, भरे हुए स्थानों पर क्या होता है कि एक जैसे मैं उदाहरण स्वरूप देखता हूँ, देखिए सक्षमता वालन तो हम लोगों ने जिला स्थानांतरण किया, वो इसी कारण से किया कि 10 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे और अभी प्रक्रिया में है जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर में होता है, उसी के माध्यम से उसको अलॉट करते हैं। लेकिन वो जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का बिल्कुल रैंडम फैशन में जो पोस्टिंग हो गया था, अब उसको अंडू करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये भी समय पे मतलब मेरा अनुमान कहता है कि ये भी मतलब ये 10-15 दिनों में हम लोग अभी जो आपने जिला आवंटन किया, ट्रांसफ़र तो शुरुआत पहले हो गई थी, और जिनका जिला आवंटन हो चुका है, चाहे वो सक्षमता वाले हों या बीपीएससी वाले या दिव्यांग या जो बाकी बीमारी वाले हैं, एक तो वो स्कूल के इंतज़ार में है कि स्कूल आवंटन कब होगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। दूसरी तरफ टीआरई 1-2 वाली जो दूरी वाली महिला है उनके लिए देखिए, जहाँ तक जिला आवंटन है, ये पूरी जो आवंटन करता है जो ऑफिसर, उसको नहीं पता है वो किसका आवंटन करता है। तो ये गोपनीयता मेंटेन करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसको चॉइस देखता है, फिर उसको चेक करके उसको अलॉट करता है। तो ये प्रक्रिया है जी। तो इसी सॉफ्टवेयर में कल भी मैंने कुछ संशोधन किए थे और मेरे ख्याल से कल परसों से ये प्रक्रिया शुरू होगी और फिर हम लोग रोज़ इसका स्कूल अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। मतलब आपने कहा परसों से प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या स्कूल अलॉटमेंट? मैंने कल भी सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन किए हैं। कल भी मैं आया, कल मैं इसको चेक किया था और मेरे ख्याल से आज शाम या कल से वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन फिर हमने देखा थोड़ा उसमें कुछ विसंगतियाँ आ गई। फिर मैंने उसको फिर करेक्ट करके फिर कल से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमको लगता है 7 दिन में मोटा मोटी ये जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 20 तक में उम्मीद रखें कि जो सक्षमता आज आपका 15 है ना जी। हाँ, मतलब बड़े जिले जैसे पटना थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी तो छोटे छोटे जिले हैं जिसके 400-500 हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तमाम जानकारी दे रहे थे, और निश्चित रूप से चाहे वो टीआरई 3 की पोस्टिंग को लेकर हो, ट्रांसफर को लेकर हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, पटना के बीएन कॉलेज में हुई बमबारी में घायल छात्र सुजीत पांडे की मौत हो गई है। 13 मई को बीएन कॉलेज में छात्रों के गुटों के बीच मारपीट के बाद कॉलेज परिसर में ही बमबारी की घटना हुई थी, जिसमें छात्र सुजीत पांडे के सिर में बम लग गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पटना में उनका इलाज किया गया, लेकिन आज उनकी मौत हो गई है। छात्र सुजीत रोहतास के दिनारा के भलूनी धाम का रहने वाला था
और इतिहास का छात्र था। वो परीक्षा देने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उपद्रवी छात्रों द्वारा फेंका गया बम दीवार से टकराकर उसके सिर में जा लगा। लड़का बीएन कॉलेज में पटना पढ़ता है, 2 लड़का हमारा पढ़ते हैं, जिसमें 4th सेमेस्टर का परीक्षा हो रहा था। उसमें वो लोग परीक्षा देने गए थे। 12 बजे के लपेट में हमारे पास एक कॉल आया उसका दोस्त का कि अंकल आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। हम कहा कैसे हो गया, तो बम फट गया है। इसके बाद हम आनन फानन में फ़ोन करने लगे, बेटा का फ़ोन नहीं लग रहा था हमारा। वहाँ जाने पर 3 बजे हम उसको लेकर मेदांता हॉस्पिटल में लेकर प्राइवेट में गए। वहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट मिला वो सब लवारिस उस पर लिखा गया था। तो पटना के बीएन कॉलेज में 13 मई को हुई बमबारी में घायल छात्र सुजीत पांडे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में नाराज छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और अशोक राजपथ को जाम कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। नाराज छात्र बमबारी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर मोतिहारी से बताते हैं, जहां घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना नरकटिया बाजार की बताई जा रही है और आग में जलकर मरने वाले बच्चों की उम्र 2 साल, 6 साल और 8 साल की बताई जा रही है। आग कैसे लगी है फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिहार से दिल्ली जा रही बस में किसान पथ पर भीषण आग लग गई और आग में झुलसने से 2 बच्चे सहित 5 यात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों में सभी बिहार के ही रहने वाले थे। हादसे में समस्तीपुर के जनपद की लक्खी देवी और सोनी की मौत हो गई। इसके अलावा सीतामढ़ी के रहने वाले 3.5 साल के देवराज और उनकी 2 साल की बहन साक्षी की भी मौत हो गई। बेगूसराय के मधुसूदन कुमार की बस में जिंदा जलकर मौत हो गई। फिलहाल हादसा कैसे हुआ है इसकी वजह का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए, जबकि कई यात्री फंसे रह गए। सीएम योगी ने लखनऊ में बस में आग लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी और घायल के उचित इलाज के निर्देश दिए। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो बिहार से दिल्ली जा रही एक बस में लखनऊ में आग लगने से 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके बावजूद बसों में फायर सेफ्टी मानकों को लेकर लापरवाही जारी है। न्यूज़ 18 संवाददाता गोपालगंज में दिल्ली से बिहार आ रही और बिहार से दिल्ली जा रही बसों की पड़ताल करते हैं तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। अधिकांश बसों में ना तो फायर के यंत्र थे और ना ही आपातकालीन स्थिति में बचाव के कोई उपाय। यात्रियों की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ बसें तो न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही मौके से भाग निकली। बिहार से दिल्ली जा रही एक बस में लखनऊ में भीषण आग लग गई और इस हादसे में बिहार के 5 यात्रियों की मौत हो गई। उस हादसे के बाद दिल्ली से लौटने वाली बिहार की तमाम बसें हो या फिर बिहार से दिल्ली जाने वाली ये तमाम बसें हो, इसमें अग्नि सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये दिल्ली से आ रही बस है जिसमें अग्नि सुरक्षा के मानकों का किसी तरह का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे देखते हैं ये बस रुकी और यहाँ से फिर भागने लगी। जैसे इस बस में पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे तो ये बस भागने लगी। इस तरह की तकरीबन 250 से 300 बसें गोपालगंज से प्रतिदिन दिल्ली जाती है और प्रतिदिन दिल्ली से बिहार लौटती है, लेकिन इन बसों में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। दूसरी एक और बस पहुंची है दिल्ली से। इस बस की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी बस है जो दिल्ली से गोपालगंज होते हुए बिहार के अलग अलग जिलों में जाएगी। तो बस में आग से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का क्या सेफ्टी है आप तस्वीर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा बातचीत भी करेंगे इसमें कि भैया आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? जी सर, दिल्ली से आ रहे हैं। कब चले वहाँ से? कल चले हैं। कल चले। अच्छा, आज पहुँचे गोपालगंज? जी आज। कहाँ जाना है? हम जाएंगे दरभंगा। दरभंगा। एक लखनऊ में बस में आग लग गई है, 5 यात्रियों की मौत हो गई है। उसके बारे में जानकारी अभी तक तो हमको नहीं मिला है। हम लोग को हाँ, अभी तक हम लोग को मालूम भी नहीं है कि कहाँ पे ये आग लगा है। ये दुखद हादसा है ना, इस तरह का लगा था। हाँ, ये दुखद हादसा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये सभी यात्री दिल्ली से आ रहे हैं और गोपालगंज होकर दरभंगा जाएंगे। तो ये तमाम यात्री है, इन यात्रियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये
लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं। इन तस्वीरों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। कितना सेफ्टी है? सेफ्टी ही है, लाते हैं, रिक्स लेके चलते हैं। मजबूरी है, मजबूरी में सफ़र कर पा रहे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार भट्ट। सेफ्टी से जुड़ा हुआ यंत्र नहीं है, तो ऐसे में यात्रियों को जान जोखिम में डालकर गोपालगंज से होकर तमाम बसें दिल्ली के लिए चल रही हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब लखनऊ में यात्री बस में आग लगी। इससे पहले भी मोतिहारी में एक यात्री बस में आग लगी थी जिसमें कई जान माल की क्षति हुई थी। तो लगातार इस तरह के हादसे सामने आते हैं, लेकिन बिहार में परिवहन विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, इन बसों पर किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए कदम नहीं उठा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन